हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जो कि बहुत ही यूज़फुल होती है कोई भी बिज़नेस करने के लिए। तो हमने कौन कौन से टर्म्स को डिस्कस किया था, चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने बिजनेस ट्रांजैक्शंस देखे थे, फिर उसके बाद इवेंट्स देखे थे, वाउचर्स देखे थे, कैपिटल देखे थे। ठीक है, तो ये सारी टर्म्स हमने डिस्कस कर ली थी। तो अगर अभी तक आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो आज जो टर्म हम लेके आए हैं वो है असेट्स एंड लायबिलिटी। आज हम पढ़ेंगे कि असेट्स क्या होती है, लायबिलिटीज़ क्या होती है, इनके कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, और ये किस तरीके से यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं असेट्स की। ठीक है, असेट्स क्या होती हैं? असेट्स क्या है? बिजनेस की प्रॉपर्टी। सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो ये क्या है? बिजनेस की प्रॉपर्टी। ये किसी भी टर्म में हो सकती है, कैश, गुड्स या फिर गुडविल। मतलब कोई भी चीज़ जिसको हम कैश में कैलकुलेट कर सकें, कैश में देख सकें, वो हमारी क्या हो जाएगी? प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, जो कि असेट्स की कैटेगरी में आ जाएगी। इसमें वो भी चीज़ इंक्लूड होगी जो कि क्या होगा, फ्यूचर में हमें मिलने वाला होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई भी अमाउंट ड्यू है किसी के ऊपर, तो वो अमाउंट हमें फ्यूचर में मिलेगा, तो वो भी हमारी किस कैटेगरी में आएगा? असेट्स की कैटेगरी में आएगा। इसके बेसिस पे अब डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या होती है कि assets are valuable resources owned by a business which are acquired at measurable business cost। ठीक है, कोई भी वैल्यूएबल रिसोर्सेस जो कि बिजनेस के द्वारा यूज़ की जा रही है ताकि फ्यूचर से उससे प्रॉफिट कमाया जा सके। ठीक है, तो 3 मेन पॉइंट्स आते हैं जब हम असेट्स की बात करते हैं। वो क्या आता है? वैल्यूएबल, नेक्स्ट आता है ओन्ड बाय अ बिजनेस, और तीसरा आता है मेजरेबल एट मनी कॉस्ट। अब जब हम ये बोल रहे हैं वैल्यूएबल, तो वैल्यूएबल मतलब कि कोई भी ऐसा चीज़ जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी हम वैल्यू लगा के फ्यूचर में प्रॉफिट कमा सकते हैं, वो हमारी असेट्स की कैटेगरी में आएगा। ओन्ड बाय अ बिजनेस मतलब कोई भी जो असेट रहेगी, अगर हम उसको असेट की कैटेगरी में डाल रहे हैं तो वो बिजनेस पर्पस के लिए ही यूज़ होना चाहिए, ना कि कोई इंडिविजुअल के लिए, ना ही एम्प्लॉय के लिए, ना ही एम्प्लॉयर के लिए, ना ही मैनेजरियल सेक्शन के लिए, ओनली फॉर द बिजनेस पर्पस। मेजरमेंट एट मनी कॉस्ट। जब हम मेजरमेंट एट मनी कॉस्ट बोल रहे हैं, मतलब कि उसका जो मेजरमेंट है वो क्या होना चाहिए? मनी बेसिस पे होना चाहिए। मतलब हमें जब हम देखें तो वो हमें कैश के बेसिस पे उसका प्रॉफिट या फिर लॉस जो है वो दिखना चाहिए। ठीक है, तो अभी ऐसी कैटेगरी में क्या क्या आ जाएगा हमारा? जैसे कि आ जाएगा कैश एंड बैंक बैलेंस। ठीक है, बैंक बैलेंस जो होता है हमारा, वो हमारा मनी की टर्म में दिखता है। ठीक है, जो हमारे पास कैश है वो भी दिखेगा। ठीक है, फिर हमारे पास क्या क्या स्टॉक्स हैं। अब जब हम स्टॉक्स बोल रहे हैं तो स्टॉक्स भी अगर हम बेचेंगे या ख़रीदेंगे तो ये हमको किस फॉर्म में मिलेगा? मनी मिलेगी। ठीक है, फर्नीचर,
मशीनरी। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिसको हम फ्यूचर में अपने बेनिफिट के लिए इन कैश कर सकते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है, अब ऐसी बहुत सारी हैं, जैसे कि बिल्डिंग हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया, ठीक है, डेटर्स हो गए हमारे। तो अब बात ये आती है कि ये सब असेट्स की कौन कौन सी कैटेगरीज में आते हैं, ठीक है, और कैसे आते हैं, चलिए देख लेते हैं। सो असेट्स आर बीइंग classified into following categories. What are those? Number 1, current assets. Number 2, liquid assets. Number 3, wasting assets. Number 3, fictitious assets. ठीक है, अब इनके बारे में हम डिटेल में 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात आती है करेंट असेट्स की। अब जो करेंट असेट्स होते हैं, अब करेंट असेट्स क्या होते हैं? करेंट असेट्स वो असेट्स होते हैं जो कि सेल पर्पस के लिए ही बने हुए हैं। ठीक है, मतलब जो हमारे ओनर है उसका मेन मोटिव ही है कि हमें इस चीज़ को विदिन 1 ईयर सेल करके हमको उसको इन कैश करना है। ठीक है, तो इनकी जो लाइव रहती है वो शॉर्ट पीरियड के लिए रहती है। एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, हमारे डेटर्स। ठीक है, जो हमारे डेटर्स रहते हैं, हम जो ओनर रहेगा वो ये एक्सपेक्ट करेगा कि विदिन 1 ईयर हमारे सारे जो डेटर्स हैं वो हमें पे बैक करें। ठीक है, स्टॉक्स हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया। अब जो बिल्स रिसीवेबल हो गया वो भी हमारे कैश में कन्वर्ट होगा, और जो ओनर रहेगा वो कोशिश करेगा कि विदिन 1 ईयर हमारे जो बिल्स रिसीवेबल है वो भी कन्वर्ट हो जाए कैश में। ठीक है, फिर आता है हमारा कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। अब जो भी पैसा हमारा बैंक में रखा हुआ है वो तो हम कभी भी इन कैश करवा सकते हैं ना, तो वो भी हमारा करेंट असेट्स की कैटेगरी में आएगा। फिर उसके बाद है हमारा कैश इन हैंड, हाथ में पैसा है तो फिर वो हमारा हाथ में रहेगा तो हम उसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस, अब प्रीपेड एक्सपेंसेस करेंट असेट्स की कैटेगरी में क्यों आएंगे? क्योंकि जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड की जाएगी विदाउट फर्दर पेमेंट। अब ऑलरेडी जब हम उसको पे कर चुके हैं तो अब जो फ्यूचर में जो भी आपको सर्विसेज मिलेगी वो क्या रहेगी, उसमें आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना है, तो फिर ये भी करेंट असेट्स की कैटेगरी में आएंगी। ठीक है, फिर इसके बाद आता है हमारा नॉन करेंट असेट्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं उसको कि नॉन करेंट असेट्स। अब नॉन करेंट असेट्स क्या होते हैं? तो नॉन करेंट असेट्स वो असेट्स होते हैं which are held for continued use in the business for the purpose of producing goods or services and are not meant for sale। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए जो असेट्स हमारी यूज़ होंगी उनको हम नॉन करेंट असेट्स की कैटेगरी में यूज़ करेंगे, और जिनका मेन मोटिव सेल का नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन सी चीज़ हो गई नॉन करेंट असेट्स की कैटेगरी में? कि सबसे पहला तो ये कि इनका पर्पस क्या रहेगा, प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज
गुड्स एंड सर्विसेज। सेकेंड, ये सेल के लिए नहीं है, नॉट फॉर सेल। और तीसरा, ये क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अब सही बात है, अगर वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए ही अगर वो कंपनी में आई हैं, तो ऑब्वियस है कि वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे ही आई होंगी, कि जो उस पर जो इन्वेस्ट किया होगा वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे ही किया होगा। अब उसके थ्रू जो भी चीज़ प्रोड्यूस होगा, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी, उससे जो भी प्रॉफिट होगा वो क्या रहेगा, हमारा असेट ही रहेगा। क्लियर। तो अब ऐसी कंडीशन में हमारी कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर्स, मोटर्स, व्हीकल्स, फर्नीचर एंड मैनी मोर। ठीक है। तो अब इन बेसिस पे हमने जो फिक्स्ड असेट्स है उसको क्लासिफाई किया है दो पार्ट्स में। ठीक है। नॉन करेंट असेट्स को हमने क्लासिफाई किया है टू पार्ट्स में। एक आएगा हमारा टेंजिबल और दूसरा आएगा हमारा इनटेंजिबल। अब जब हम ये बात कर रहे हैं कि टेंजिबल और इनटेंजिबल, तो सबसे पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। तो टेंजिबल असेट्स आर दोज विच कैन बी सीन एंड टच। ठीक है, मतलब जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, प्लांट एंड मशीनरीज हो गई, कंप्यूटर, मोटर्स, व्हीकल्स, फर्नीचर्स। तो ये सब क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और इनके थ्रू या तो गुड्स प्रोड्यूस किया जाएगा या फिर सर्विसेज दी जाएगी, जिसको हम सी भी कर सकते हैं, जिसको हम टच भी कर सकते हैं। तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं हमारे, वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे, टेंजिबल की कैटेगरी में आ जाएंगे। फिर बात आती है इंटेंजिबल। तो इंटेंजिबल असेट्स आर दोज विच डू नॉट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड दस कैन नॉट बी सीन और फेल्ट, जैसे कि गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट। अब इनसे भी क्या हो रहा है, हमको प्रॉफिट हो रहा है, कैश जनरेट हो रहा है, लेकिन क्या हम गुडविल को देख सकते हैं, नहीं। लेकिन यस, गुडविल के थ्रू हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया। ओके। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारी किस आ जाएगी, नॉन करेंट असेट्स में। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि यूज़ हो रही है कस्टमर को अट्रैक्ट करने में। ठीक है। अब गुडविल के थ्रू कस्टमर अट्रैक्ट होंगे। अब जब कस्टमर अट्रैक्ट होंगे तो ऑब्वियस है कि हमारा सेल बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा तो हमारा क्या बढ़ेगा, प्रॉफिट भी बढ़ेगा। ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट की लिक्विड असेट्स की। लिक्विड असेट्स क्या होते हैं? अब लिक्विड असेट्स वो असेट्स होते हैं जो कि क्विकली कन्वर्ट हो सकते हैं कैश की फॉर्म में। मतलब जब भी हमें, जैसे भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तब वो कैश की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे कि क्लोजिंग जैसे कि अगर हम हमारी असेट साइड में से क्लोजिंग स्टॉक्स और प्रीपेड एक्सपेंसेस को, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को अगर हम डिडक्ट कर देंगे तो जो भी बैलेंस बचेगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, लिक्विड असेट्स हो जाएगा। मतलब क्या करना है इन दोनों को, हमने अभी तक जितनी भी लिस्ट पढ़ी करेंट असेट्स की, नॉन करेंट असेट्स की, उसमें से हम अगर क्लोजिंग स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को एक्सक्लूड कर दें
तो जो भी बैलेंस बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, लिक्विड असेट्स। ठीक है, फिर आता है हमारा वेस्टिंग असेट्स। अब वेस्टिंग असेट्स क्या होता है, माइंस जो खदानें होती हैं। ठीक है, अब माइन में से हमने सारी जो यूज़फुल मिनरल्स हैं, यूज़फुल रिसोर्सेज हैं, वो हमने सब एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब एक्सट्रैक्ट करने के बाद जब तक उसमें सारा चीज़ था जो कि हमारे लिए यूज़फुल था, जैसे मिनरल्स हो गया या कोई भी चीज़ें हो गई, तब तक वो हमारे लिए असेट थी, माइन। लेकिन जैसे ही हमने उसमें से सब कुछ निकाल लिया जो भी यूज़फुल है, उसके बाद माइन क्या हो गई, हमारी वेस्टिंग असेट की कैटेगरी में आ जाएगी। ठीक है, फिर आता है फिक्टिशियस असेट्स। अब फिक्टिशियस असेट्स क्या होती है, विच कैन नॉट बी रिलीज्ड इन कैश और नंबर। ठीक है, मतलब जिसको हम कैश में रिलीज़ नहीं कर सकते, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। फिक्टिशियस असेट्स की कैटेगरी में क्या जाएगा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। अब ये जो एक्सपेंसेस है, क्या हम इसको इन कैश कर सकते हैं, लेकिन हाँ, ये हमको फ्यूचर में प्रॉफिट दिलाएंगे। अभी कितना दिलाएंगे, कितना नहीं दिलाएंगे, वो हमें नहीं मालूम। मतलब हम इसको इन कैश नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, ये हमारी असेट्स है, क्योंकि इससे हमको हमारे बिजनेस में प्रॉफिट होगा, हमारी सेल में प्रॉफिट होगा। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस क्या हो गया, हमारा फिक्टिशियस असेट्स। नेक्स्ट टर्म आती है हमारी लायबिलिटीज़। ठीक है, अब लायबिलिटीज़ क्या होता है कि अगर कोई भी फर्म है, उस फर्म ने कोई भी सामान अगर क्रेडिट पर परचेज किया है, परचेज काय पे हो रही है, क्रेडिट पर, तो जो भी कैश फ्यूचर में देना पड़ेगा वो हमारी क्या हो जाएगी, लायबिलिटीज़ हो जाएगी। ठीक है, अब सेम चीज़ या तो हम किसी पर्सन से लें, किसी फर्म से लें, किसी ऑथराइज्ड पर्सन से लें, या फिर हम बैंक से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही कैश में जब हम उसको पे बैक करेंगे लेने के बाद, वो हमारा क्या हो जाएगा, लायबिलिटीज़ हो जाएगा। तो जब हम अगर बैंक से ले रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, हमारी लायबिलिटीज़ हो जाएगी। ठीक वैसे ही बिल्स पेबल, वेजेस, अनपेड क्रेडिटर्स, तो ये हमारे क्या हो गए, लायबिलिटीज़ के एग्जाम्पल्स। मतलब कोई भी ऐसा चीज़, कोई भी ऐसा कैश जिसको हमें फ्यूचर में देना पड़ेगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, लायबिलिटीज़ हो जाएगा। अब जो लायबिलिटीज़ है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, अब इंटरनल लायबिलिटीज़ क्या होती है और एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ क्या होती है। तो इंटरनल लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ होती हैं जो कि प्रोप्राइटर या फिर ओनर को पे करना पड़े। किसको, बिजनेस एंटिटी। मतलब जो बिजनेस एंटिटी रहेगा वो पे करेगी किसको, ओनर को या फिर प्रोप्राइटर को। मतलब जब हमने बिज़नेस स्टार्ट किया था तो हमने पढ़ा था कि जो बिज़नेस है, जो फर्म है, वो उसकी सेपरेट एंटिटी रहेगी और जो ओनर है उसकी सेपरेट एंटिटी रहेगी। तो जो भी पर्सन, जो भी ओनर
अगर बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो अब बिजनेस की लायबिलिटी बन जाएगी उसको पे बैक करने की। क्लियर? तो ये कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा? इंटरनल लायबिलिटी की कैटेगरी पे आ जाएगा, जहाँ पे बिजनेस एंटिटी की जिसमें बिजनेस एंटिटी लायबल है प्रोप्राइटर को या फिर ओनर को पे बैक करने के लिए। क्लियर? फिर आता है एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ क्या होती है? जब बिजनेस एंटिटी आउटसाइडर्स को पे करेगा। इंटरनल में वो किसको पे कर रहा था? ओनर को। अब एक्सटर्नल में बिजनेस एंटिटी किसको पे करेगा? आउटसाइडर्स को। अब आउटसाइडर्स कौन हो सकते हैं? वो हमारे क्रेडिटर्स हो सकते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकते हैं, बिल्स पेबल हो सकते हैं, हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा कंटिंजेंट लायबिलिटीज़। अब कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ क्या होती है? सो दीज आर दोज लायबिलिटीज़ विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट। यस, जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तब ये लायबिलिटीज़ की कैटेगरी में रिकॉर्ड नहीं होगा, लेकिन अलग से स्टार मार्क करके फुट नोट में रिकॉर्ड किया जाएगा। अब ये कब तक नहीं रिकॉर्ड होगा? अनलेस एनी स्पेसिफिक इवेंट अकर। मतलब ये लायबिलिटीज़ किसकी नहीं है? बिजनेस की नहीं है, बिजनेस एंटिटी की नहीं है। अनटिल एंड अनलेस एनी स्पेसिफिक इवेंट अकर। अगर हम ये बोल रहे हैं कि एनी स्पेसिफिक इवेंट अकर, तो वो किस टाइप के इवेंट हो सकते हैं? तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ए पार्टी है और बी पार्टी है। ठीक है, ए ने बी को सेल किया क्रेडिट पे। ठीक है, बी के पास उस टाइम पे देने के लिए पैसे नहीं थे, तो बी ने बोला कि मैं 2 मंथ्स के बाद आपको पैसे दे दूंगा। क्लियर? ए ने बी को सेल किया। अभी ये बी को ए को पैसे देने थे, लेकिन उसके पास उस टाइम पे पैसे नहीं थे, तो उसने बोला कि मैं 2 महीने के बाद आपको पैसे दे दूंगा। ए ने बोला ठीक है, ले लो। लेकिन ए को 1 महीने बाद ही पैसों की ज़रूरत पड़ी, तो ए गया कहाँ? अपनी बैंक के पास। ठीक है, ए कहाँ गया? अपनी बैंक के पास गया और बोला कि मैंने बी को पैसे दिए थे, अब बी मुझे 2 मंथ्स के बाद लौटाने वाला है, तो अब आप 2 मंथ्स के बाद, यानी कि अब तो 1 महीना ही बचा ना, 1 महीने के बाद अब आप बी से ले लेना और इस टाइम पे आप मुझे दे दो। तो बैंक क्या बोलेगा? ठीक है, मैं आपको दे दूँगा, लेकिन मैं आपको पूरे के पूरे पैसे नहीं दूंगा। मान लीजिए ये थे 10,000 रुपीज़। ठीक है, तो बैंक क्या करेगा? बिल डिस्काउंट करेगा। बिल ऑफ डिस्काउंटिंग यही होगा कि ए को बी से मिलने वाले थे 10,000 रुपीज़, लेकिन जब वो बैंक से लेगा वो पैसे इमरजेंसी में, तो बैंक उसको 10,000 ना देते हुए कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगी और उतना पैसा काट के देगी। तो ये जो बैंक पैसे काटेगी इंटरेस्ट चार्ज करके, वो क्या होगा? हमारा बिल ऑफ डिस्काउंटिंग। तो अब ए को तो पैसे मिल गए, अब ए ने उससे अपना जो बिजनेस था उसको कंटिन्यू रखा। अब बात आती है 2 महीने के बाद। अभी 2 महीने के बाद बी फेल हो गया बैंक को देने के लिए,
तो जब अगर बी फेल हो गया बैंक को देने के लिए, तो अब ये लाइबिलिटी किसकी आ गई, ए की लाइबिलिटी आ गई कि वो अब बैंक को पैसे देगा। अब बैंक चाहे तो उसमें पेनल्टी भी लगा सकती है, इंटरेस्ट भी लगा सकती है, वो जो चाहे उस टाइम पीरियड पे कर सकती है। क्लियर? तो ऐसी जो अमाउंट रहेगी कि वो हमारी लाइबिलिटी तो थी नहीं, लेकिन फिर भी एक केस हुआ जिस वजह से वो लाइबिलिटी आ गई, तो वो किस कैटेगरी में आएगी, हमारी कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी की कैटेगरी में आएगी। इसके बारे में एक पूरा का पूरा चैप्टर है जिसमें हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर, और भी बहुत सारी कैटेगरीज है, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कि कोई भी फर्म के अगेंस्ट कोर्ट में केस है, ठीक है, अभी वो उस टाइम पे तो लायबल नहीं है, लेकिन फ्यूचर में मान लीजिए कि फर्म केस को हार गई तो फिर उसको पैसे देने पड़ेंगे, तो वो भी किस कैटेगरी में आ जाएगा, कंटिंजेंट लायबिलिटी कैटेगरी में आ जाएगा, जो कि बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं होगा, उसका अलग से फुटनोट बनेगा। फिर नेक्स्ट आता है इफ़ द फर्म हैज़ गिवन अ गारंटी फॉर अनदर पर्सन, अभी किसी ने किसी को पैसा दिया, लेकिन गारंटर कौन बन गया, फर्म बन गई, लेकिन वो पैसे देने में क्या रहा, नहीं दे पाया टाइम पीरियड पे, ड्यू डेट पे, तो उस कंडीशन में किसको पे करना पड़ेगा, फर्म को पे करना पड़ेगा। तो ये भी क्या हो गई, हमारी कंटिंजेंट लायबिलिटी हो गई, जिसका ट्रीटमेंट कहाँ पे नहीं होता है, बैलेंस शीट में नहीं होगा। क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।